गुड मॉर्निंग एसआरकियंस। मैं योगानंद शर्मा आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और हमारा जो लेसन चल रहा है आप सभी को पता है 12th क्लास का टॉपिक है जो हम आईआईटी और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेसन 1 एनसीईआरटी के हिसाब से अगर बात करें तो लेसन 1 हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आपको मैंने बता ही दिया था कि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है लेसन को। पहला पार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट हो चुका था। इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर हम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ चुके थे, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ लिया था और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हमें पढ़ना है। याद है आपको कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज हमने चार्ज की पढ़ी थी? सबसे पहले हमने पढ़ा था एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फिर हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की हम पढ़ चुके थे और अब हमें चार्ज की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। आई थिंक 6, 7, 8 इतनी जनरल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, तो डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्कस हम करते हैं कि बहुत बार चार्ज और मास के डिफरेंस पर कंपटीशन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और 12th क्लास में भी क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो बेटा चार्ज और मास में जो डिफरेंस हमें बताना है वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही बताना है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के हिसाब से ही हमें डिफरेंस बताना है चार्ज और मास का। तो बात कर लें अगर बेसिक प्रॉपर्टी की, तो बेसिक प्रॉपर्टी में ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो कंजर्वेशन और एक क्वांटाइजेशन, ये दोनों चार्ज और मास के डिफरेंस को भी बताती हैं। देखिए कैसे। अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो चार्ज इस लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि चार्ज के अंदर ही तो हम कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। लेकिन क्या यही बात आप मास के लिए भी कह सकते हो? क्या मास हमेशा कंजर्व रहता है बेटा? शायद आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपको आइंस्टीन का फार्मूला पता हो तो आइंस्टीन ने कहा था E इक्वल्स टू mc²। क्या बता था? E इक्वल्स टू mc²। अगर हम बात करें कि डेल्टा एम मास कहीं पर डिके होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी हमें मिलती है वो होती है डेल्टा एम c²। ठीक है, तो इसका मतलब मास डिके होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इट मींस मास कंजर्व नहीं रहता, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जबकि चार्ज के अंदर हमने पढ़ा कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ चार्ज और मास का कि चार्ज फॉलोज कंजर्वेशन लॉ बट मास डज नॉट फॉलो कंजर्वेशन लॉ। तो ये जो डिफरेंस है आपको चार्ज और मास का ध्यान रखना है। ठीक है, और ये बेसिक प्रॉपर्टी में से ये डिफरेंस निकाला है हमने। अच्छा, तीसरी बेसिक प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
देखिए प्यारे बच्चों, चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि अलग से पॉइंट बनाकर भी इसे डिस्कस करना है, लेकिन हाल फिलहाल आपको बताया जा चुका है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, क्योंकि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के होल मल्टीपल में होता है। यानी अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी या देगी तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले या दे सकती है। तो प्लस या माइनस में कितना चार्ज आ सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। प्लस या माइनस में नेक्स्ट कितना चार्ज आ सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। प्लस या माइनस में इसके बाद कितना आ सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन दोनों के बीच में जो 2.5 इलेक्ट्रॉन बच गया है, या और भी कोई पॉइंट्स में बच गया है, 2.5 जरूरी नहीं है, 2.25, 2.3, ये चार्जेस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सभी में इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को पॉइंट्स में लेने का मतलब है इलेक्ट्रॉन के पार्टीशन करने पड़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पार्टीशन हो नहीं सकता, इसलिए ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज वही वैल्यूज ले सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की होल मल्टीपल होती है। क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको दोबारा रिवाइज भी करवा दिया है कि चार्ज क्यों क्वांटाइज्ड होता है। लेकिन क्या आज तक आपने कहीं मास का क्वांटाइजेशन देखा है? क्या आपने ये सुना है कि मास की कुछ ही वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, ऑल वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकती? आपको किसी ने कहा है कि 1 ग्राम मास के बाद में 2 ग्राम ही आएगा, 1.5 ग्राम नहीं हो सकता? हो सकता है। 1.5 क्या 1.3 भी हो सकता है, इसके बीच में 1.35 भी हो सकता है, 1.1117 ग्राम भी हो सकता है। ऑल वैल्यूज ऑफ मास आर पॉसिबल। यानी आज तक मास का क्वांटाइजेशन कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है। तो ये एक और डिफरेंस बेसिक प्रॉपर्टीज में से हमने निकाला कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। ओके, तो अब तक मास का क्वांटाइजेशन प्रूफ नहीं हुआ है। तो बेसिक प्रॉपर्टी में से 2 डिफरेंस मास और चार्ज के, और अब हमें पढ़नी है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो बढ़ते हैं आगे। जनरल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम। चार्ज की जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर ही बता दिया था कि अगर कोई चार्ज स्टैटिक है यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 है तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा। तो ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और मैंने कहा था कि इस प्रॉपर्टी के बेस पर डेफिनेशन भी चार्ज की दी जाती है, तो आपको ये प्रॉपर्टी विशेष रूप से ध्यान भी रखनी है। तो ये है जनरल प्रॉपर्टी नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, चार्ज की और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी जो चार्ज की है वो ये है कि चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहां से भी आप डिफरेंस बना सकते हैं। वैसे तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यह भी आपको पता है कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। हमने एक डेफिनेशन इस बेस पर भी बनाई थी, और यहीं से मास का डिफरेंस भी आप बता सकते हो, क्योंकि मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास कभी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया, क्योंकि मास जो है वो ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना।
ठीक है, तो ये सेकंड और थर्ड दोनों प्रॉपर्टीज बता दी। सेकंड में आपको बताया कि चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड थर्ड में आपको बता दिया सेम चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट। ठीक है ना। अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टी नंबर 4 की, जो हमें बता रही है चार्ज कैरीड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे समझिए, ये कोई बॉडी है, इस पर +3 कूलाम चार्ज है, ओके, और इस समय ये बॉडी स्टैटिक पोजीशन पर है। किसी भी तरह से इस बॉडी को आपने कुछ वेलोसिटी दे दी, मान लीजिए आपने इसको 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चला दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, देन ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर बनाएगा, और ये मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। लेकिन बात अभी यहां पर ये नहीं चल रही है कि ये कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, बात ये चल रही है कि जो चार्ज 3 कूलाम था स्टैटिक कंडीशन में, अब जब ये बॉडी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तब भी क्या इसका चार्ज वही रहेगा या चार्ज में कोई चेंज आएगा। तो प्रॉपर्टी ये कह रही है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी से चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। ये स्टैटिक कंडीशन में भी 3 कूलाम चार्ज था, और अब ये 8 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो भी 3 कूलाम चार्ज है, और अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रही होती तब भी इसका चार्ज 3 कूलाम रहता है, यानी चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा 4th पॉइंट। लेकिन अगर इस पॉइंट को मास के साथ कंपेयर करें, देखो मैं साथ साथ आपको मास का डिफरेंस भी बताता जा रहा हूं प्रॉपर्टी के बेस पर, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में भी और बोर्ड क्लासेस में भी। तो आप लोगों को साथ ही साथ मास का डिफरेंस भी बताता जा रहा हूं, आप समझते जाएं। क्या मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है? चार्ज तो नहीं करता, अभी अभी हमने देख लिया, पर क्या मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है? चलो बात कर लेते हैं। ये कोई बॉडी है 10 kg मास की, इस समय ये रेस्ट में है। ये कोई दूसरी बॉडी है, या इसी बॉडी को मान लो कि यही बॉडी है और मास 10 kg है, लेकिन अब इसकी स्पीड है मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड। क्या लगता है, रेस्ट में मास 10 kg है तो 100 मीटर पर सेकंड में भी मास 10 kg होगा? अधिकांश बच्चे कह रहे होंगे कि यस सर ऐसा ही होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी गेन करने पर बॉडी का मास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये इंक्रीजन इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम 10 kg की जगह 10 kg ही ले लेते हैं। जब ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो मास का इंक्रीजन सिग्निफिकेंट हो जाता है और हमें दिखने लगता है। ये आपको समझने के लिए वो फार्मूला चाहिए जिसके अकॉर्डिंग मास चेंज होता है। तो कर लेते हैं हम बात। बेटा एक फार्मूला है, शायद आपने कभी पढ़ा भी हो, m इजिकल्स टू m नोट अपॉन √1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, यहां पर कौन कौन क्या क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना। m नोट है रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m है मास ऑफ बॉडी या मास ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स विद वेलोसिटी v। तो साथ ही साथ आपको v भी पता चल गया क्या है, ये वो वेलोसिटी है जिससे ये मास मूव कर रहा है, और उस मूविंग कंडीशन में बॉडी का मास है m। ठीक है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। शायद आप लोगों को पता भी है, वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से मूव करती है।
तो ये जो फार्मूला है, ये रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला बहुत ही काम आता है, हायर क्लासेस में ज्यादा काम आता है, लेकिन आपके भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि m की वैल्यू और m नोट की वैल्यू में से कौन ज्यादा होगी। तो सिंपल सी एक बात हम यहां कर लेते हैं, देखिए आपको ये तो कंफर्म है कि v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि v अपॉन सी का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को, और किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और वैसे भी ये स्पीड है तो स्पीड नेगेटिव होती ही नहीं है, तो ये वैल्यू ऑलवेज जीरो से बड़ी है। अब बताओ, अगर वन में से जो माइनस किया जा रहा है वो जीरो से बड़ा है, तो ये वैल्यू वन से छोटी आएगी, रूट भी करेंगे तो वन से छोटा आएगा, और m नोट में वन से कुछ छोटा है जिसका डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या m बड़ा आएगा m नोट से? फॉर एग्जाम्पल m नोट अपॉन, और ये वैल्यू डेफिनेटली वन से छोटी आ रही है, आई थिंक 0.5 आ रही है, तो क्या ये 2m नोट आ गया? क्या 2m नोट आ गया? इट मींस m इज ट्वाइस ऑफ m नोट। ऑलवेज ऐसा ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू वन से छोटी ही आएगी, और ये छोटी आएगी तो m m नोट से बड़ा ही आएगा। इसका मतलब मूविंग कंडीशन में बॉडी का मास रेस्ट मास से ज्यादा आएगा, यानी m इज ग्रेटर देन m नोट आएगा। ठीक है, इसका मतलब मास वेलोसिटी पर डिपेंड हुआ। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि v की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन c, लाइट स्पीड से तो बहुत कम स्पीड से चलती है कोई भी बॉडी, इसलिए ये वैल्यू नेग्लिजिबल आ जाती है, क्योंकि v बहुत छोटा है, c बहुत बड़ा है, तो ऊपर वैल्यू बहुत छोटी, नीचे वैल्यू बहुत बड़ी, तो नेग्लिजिबल वैल्यू आ रही है, और नेग्लिजिबल वैल्यू आ रही है तो ये अप्रोक्सीमेटली वन ही बच रहा है, क्योंकि वन में से आप 0.0003 माइनस भी कर दोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली वन बचेगा, और वन बचेगा तो m नोट अपॉन वन, इट मींस m इक्वल्स टू m नोट रहेगा। इसका मतलब जनरल कंडीशन में मास में चेंज नेग्लिजिबल आता है, इसलिए हम उसे सेम मास मान लेते हैं, लेकिन जब वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी की रेंज में आ जाए तो ये मास वेरी करता है और मास में काफी चेंज आ जाता है। तो यहां से एक बेसिक डिफरेंस निकलता है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी बट मास इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो यहां पर ये एक और मास और चार्ज का डिफरेंस, साथ ही साथ बेसिक प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं उसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। यहां पर फार्मूला आपके सामने है, ठीक है, क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, a body moving with velocity c by under root 2, c upon under root 2, find the ratio of its mass with रेस्ट मास। नॉर्मली जब मास बोला है आपको तो इसका मतलब यह है कि मूव कर रही है और उस मूविंग कंडीशन में उसके मास की बात कर रहा है, और रेशो किसके साथ पूछा है? बॉडी के रेस्ट मास के साथ, ठीक है ना। तो चलो कर लेते हैं बात। सॉल्यूशन देखिए, आपको क्या क्या गिवन है, देखिए आपको वेलोसिटी ऑफ द बॉडी गिवन है c अपॉन अंडर रूट 2, साथ ही आपसे पूछा है बॉडी का मास इन मूविंग कंडीशन अपॉन रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। कितना आएगा बेटा? फाइंड करना है। चलो फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं। रखो, फार्मूला आपके पास है, देखो आपको याद रखना है फार्मूला, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं फार्मूले की। फार्मूला है m इज इक्वल्स टू m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है।
m अपॉन एम नोट आपको चाहिए तो आप इसको अपॉन में बुला लें इधर, और इधर रह जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेकिन v भी आपको गिवन है c बाई रूट 2, तो v की जगह आप रख दें c अपॉन रूट 2, और उसका स्क्वायर तो हो ही रहा है फार्मूले के अंदर, ठीक है ना। अपॉन में आ गया c स्क्वायर। आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इसको सोल्व करना। m अपॉन एम नोट 1 अपॉन, देखिए प्यारे बच्चों, 1 माइनस c बाई रूट 2 का स्क्वायर। देखो c स्क्वायर होगा तो वो तो c स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई 2। ओके, ये रेशो आ गया अंडर रूट 2। आप खुद सोल्व करके देख सकते हैं। 1 बाई 2 रूट में रहेगा तो ये 2 पर आएगा और रेशो आ जाएगा, और रेशो से साफ दिख रहा है कि m इज ग्रेटर देन m नोट, ठीक है ना। तो ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी ये फार्मूला काम में आ सकता है, ठीक है ना। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हुई नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी चार्ज बिना मास के एग्जिट नहीं कर सकता, लेकिन मास बिना चार्ज के एग्जिट कर सकता है। देखिए कैसे। क्या कह रहा है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, आप क्लियरली कह सकते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के होल मल्टीपल के रूप में ट्रांसफर होता है, यानी मिनिमम चार्ज जो पॉसिबल है वो है प्लस ई या माइनस ई, क्योंकि ई जो है क्वांटा ऑफ चार्ज कहलाता है, यानी चार्ज की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2e। नेक्स्ट क्या होगी, प्लस माइनस 3e। यानी हमेशा जब भी चार्ज होगा मिनिमम होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो होगा ही होगा। तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू है चार्ज की। आपको पता भी है कि क्या वैल्यू होती है, ये ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कुलाम। आई थिंक सबको इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ, बहुत ही कम है, दिख रहा है 10 टू दी पावर माइनस 19, वेरी वेरी शॉर्ट वैल्यू। बट हमें बात क्या करनी कि क्या इतना कम चार्ज है फिर भी क्या इसका मास जीरो है या कुछ मास है। तो डेफिनेटली बिना मास के तो शायद आप लोगों ने भी कोई चीज नहीं देखी होगी। भूत प्रेतों को तो किसी ने देखा नहीं हो, पता नहीं उनमें मास होता है या नहीं। बाकी हर बॉडी जो एग्जिस्ट कर रही है उन सब में मास है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा पार्टिकल है, लेकिन इसका अपना मास होता है। और सबको ध्यान भी होगा इलेक्ट्रॉनिक मास की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की अकॉर्डिंगली देखें तो सबसे छोटा पार्टिकल जो है उसका भी अपना मास है। इट मींस चार्ज कितना भी कम हो, छोटे से छोटा हो, लेकिन मास उसके साथ अटैच होगा, उसमें कुछ न कुछ मास होगा जब भी वो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन क्या इसका रिवर्स सही है? इट मींस क्या मास भी बिना चार्ज के हो सकता है? देख लेते हैं। ये कोई बॉडी है, मान लीजिए इस पर 10 कूलाम चार्ज है। ये कोई दूसरी बॉडी है, इस पर माइनस का 8 कूलाम चार्ज है। और ये कोई बॉडी है, इस पर चार्ज है 0, ठीक है ना। इट मींस बिना चार्ज के भी बॉडी हो सकती है, जरूरी थोड़ी हर बॉडी चार्ज हो, अनचार्ज बॉडीज भी होती हैं। यानी मास बिना चार्ज के पॉसिबल है, बट चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं है। तो यहां से एक डिफरेंस भी आता है और एक प्रॉपर्टी का भी हमें पता चलता है कि चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज कैन इजीली एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द शार्प एंड। चलो कर लेते हैं बात। यहां से कई बार क्वेश्चन आया है बेटा कॉम्पिटिशंस के अंदर, तो ध्यान रखना है आपको। एक जनरल बात आप लोगों से करता हूं, 3 टाइप की बॉडीज आपके सामने हैं। यह है एक स्फेरिकल बॉडी, यह है मान लीजिए पियर्ड शेप, और यह है सपोज एक क्या बोलेंगे इसको आप,
ईंट या कोई शक्करपारे टाइप बॉडी, 3 बॉडीज आपके सामने है, तीनों का एरिया सेम है और सेम कंडीशंस में ये तीनों बॉडीज कहीं पर रखी हुई है। अब हम इनको चार्ज देना स्टार्ट करते हैं सेम रेट से, ठीक है ना, क्योंकि सेम कंडीशन में तो सेम रेट से चार्ज इनको मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन क्या इनके चार्ज एक्सेप्ट करने की पावर सेम है? उसी के अकॉर्डिंग बॉडीज, कोई पहले चार्ज होगी, कोई बाद में चार्ज होगी। जो चार्ज इजीली अपने अंदर ले लेगी वो बॉडी चार्ज पहले हो जाएगी, और जो बॉडी नहीं लेगी वो लेट चार्ज होगी। तो क्या लगता है कौन सी बॉडी पहले चार्ज होगी? देखते हैं। ये स्फेरिकल बॉडी है और इसके पास कोई शार्प एंड नहीं है। यहां पर हमें एक शार्प एंड दिख रहा है और यहां पर तो हमें 4 शार्प एंड्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। कितने शार्प एंड्स दिख रहे हैं? 4 शार्प एंड्स दिख रहे हैं। आप लोगों को भी दिख रहे होंगे। देखिए यहां कोई शार्प एंड नहीं है, यहां पर ये एक शार्प एंड है, यहां पर ये 4 शार्प एंड हैं। तो क्या लगता है जो प्रॉपर्टी ये कह रही है कि चार्ज कैन इजीली एंटर और एग्जिट फ्रॉम शार्प एंड, तो जब हम इन्हें चार्ज करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें 4 शार्प एंड होने की वजह से ये इजीली चार्ज हो जाएगी। उसके बाद चार्ज होगी ये, और सबसे आखिर में चार्ज होगी ये, क्योंकि इसमें कोई शार्प एंड नहीं है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप, इस प्रॉपर्टी को समझ भी सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि कौन सी बॉडी पहले चार्ज होगी, तो जिसमें शार्प एंड ज्यादा होंगे वो बॉडी पहले चार्ज होगी। ये तो बात हुई चार्ज की। अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग की। मान लीजिए तीनों को सेम चार्ज देके हमने सेम सर्कमस्टेंसेज में छोड़ दिया, सेम कंडीशंस में छोड़ दिया। मान लीजिए इस पर +10 कूलाम चार्ज है, इस पर भी +10 कूलाम चार्ज है, और इस पर भी +10 कूलाम चार्ज है, ठीक है ना। और हमने इन तीनों को सेम कंडीशन में डिस्चार्ज होने के लिए छोड़ दिया, तो कौन सी पहले डिस्चार्ज होगी? प्रॉपर्टी कह रही है शार्प एंड से इजीली एंटर भी कर सकता है चार्ज, तो इजीली एग्जिट भी हो जाता है। तो इसका मतलब इजीली एग्जिट भी यही बॉडी करेगी, क्योंकि इसमें शार्प एंड ज्यादा है, तो शार्प एंड से चार्ज आसानी से निकल भी सकता है। तो इसका मतलब सबसे पहले अपने चार्ज को, सबसे पहले एमिट कौन करेगी अपने चार्ज को? जिसमें एंड्स, शार्प एंड्स ज्यादा होंगे, फिर ये करेगी, और सबसे लास्ट में डिस्चार्ज होगी स्फेरिकल बॉडी, ठीक है ना। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट समझ में आया। शार्प एंड से आसानी से चार्ज निकल भी सकता है और शार्प एंड में आसानी से चार्ज एंटर भी कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं। एक सिंपल सी बात, चलो मेरे को याद आ गई तो मैं आपको बता देता हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि हमें करंट क्यों लगता है बेटा। मोस्टली हमें करंट क्यों लगता है, इसकी डिटेल तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में दूंगा, लेकिन जितना भी चार्ज है वो अर्थ में जाना चाहता है, और जब हम किसी चार्ज बॉडी को टच करते हैं तो उस चार्ज को मीडियम मिल जाता है अर्थ में जाने का, हमारी बॉडी से होता हुआ अर्थ में जाता है। लेकिन अगर हम रबर की चप्पलें वगैरह पहने हुए होते हैं तो हमारी सेफ्टी रहती है, क्योंकि रबर एक तरह से नॉन कंडक्टर है, तो वो हमें अर्थ से डिस्कनेक्ट करता है, ठीक है ना। ये तो हुई ये बात। लेकिन कई बार बॉडी पर इतना ज्यादा चार्ज होता है कि चाहे हम अर्थ से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं भी हैं तो भी वो चार्ज हमारी बॉडी में आ जाता है, क्योंकि वो चार्ज उस जगह इतना ज्यादा है कि वहां से वो उछल के जाना चाहता है। तो हम अर्थ से कनेक्ट नहीं है तो भी हमारी बॉडी में आ जाता है। हालांकि हम अर्थ से डिस्कनेक्ट है, इसलिए वो सर्किट पूरा नहीं होता, इसलिए हमें करंट का ज्यादा झटका नहीं लगता, वो चार्ज हमें पकड़ता नहीं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा चार्ज, एक्सेस चार्ज बॉडी में आ जाएगा तो फिर वो कहां जाएगा? बॉडी तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो बॉडी उस चार्ज को वापस फेंकेगी, एंटी रिएक्ट करेगी उसके लिए, और वापस फेंकेगी तो कहां से चार्ज निकलेगा? कई बार आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में कि किसी ने कोई चार्ज बॉडी को छुआ और उसके बाल खड़े हो गए। कई बार हम पुरानी पिक्चर में भी देखते हैं कि झटका लगाया और उसके बाल खड़े हो गए। तो एक्चुअल में क्या होता है, बाल हमारी बॉडी का सबसे शार्प एंड है, ठीक है ना। और जब अनएक्सपेक्टेड चार्ज बॉडी में आ जाएगा तो वो वापस जब एमिट करेगी तो शार्प एंड से ही करेगी, और शार्प एंड है हमारे हेयर, तो हेयर से होता हुआ चार्ज बाहर आएगा, बाल खड़े हो जाएंगे। आई समझ में बात? तो ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती है वो सब फिजिक्स के पीछे होती है, ठीक है ना। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस लाइफ, ऑल इज रिलेटेड टू फिजिक्स। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस प्रॉपर्टी का कि चार्ज, अब मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया तो आपको याद रहेगा बालों वाला, कि बाल शार्प एंड है और आसानी से उसमें चार्ज एंटर भी करेगा और आसानी से उससे एग्जिट भी करेगा। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे?
स्केलर क्वांटिटी कैसे हुई चार्ज? आप स्केलर और वेक्टर तो पढ़ ही चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है ना? जो बच्चे मेरे से पढ़े उनको तो मैंने टेंसर क्वांटिटीज भी पढ़ाई थी इन दोनों के अलावा। खैर, स्केलर वो होते हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना? और वेक्टर्स वो होते हैं जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटी अभी आप समझ लें। तो चार्ज इनमें से कौन सी है? स्केलर। चार्ज कौन सी है इसमें से? स्केलर क्वांटिटी। हालांकि मास भी स्केलर क्वांटिटी ही होता है, तो यहां डिफरेंस नहीं बनता, सिमिलरिटी बनती है कि चार्ज और मास दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, क्योंकि इनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो ये एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि चार्ज की जब भी बात करेंगे डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ज में कोई डायरेक्शन होती ही नहीं। और लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। ये रेफरेंस फ्रेम क्या है? 11th क्लास में जिन बच्चों ने मैकेनिक्स पढ़ी है ठीक ढंग से, उन्हें रेफरेंस फ्रेम के बारे में जरूर पता होगा। रेफरेंस फ्रेम का मतलब है कि हम किसी भी बॉडी के मोशन को जिस फ्रेम में से डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो फ्रेम रेफरेंस फ्रेम होता है। फॉर एग्जांपल, ये कोई बॉडी है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है, ए। ये कोई बॉडी है बी जो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और ये कोई बॉडी है सी जो अभी रेस्ट में है। तो ए बॉडी के मोशन को बी बॉडी भी देख रही है, यानी बी में बैठा हुआ कोई ऑब्जेक्ट भी देख रहा है और सी वाला भी देख रहा है। लेकिन सी वाला जब देखेगा तो इसको एक की वेलोसिटी 10 दिखेगी, बी वाला जब देखेगा तो उसको एक की वेलोसिटी 5 दिखेगी, क्योंकि 5 से तो ये खुद चल रहा है, तो ये इसके रेस्पेक्ट में 5 से ही चला ना। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ चुके हो आप, ठीक है ना? ये 10 मीटर चलेगा जितने में 5, तो ये भी चलेगा, तो ये वाला इसके रेस्पेक्ट में तो 5 भी चला, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 5 हो गई। तो ये है रेफरेंस फ्रेम। एक बार रेफरेंस फ्रेम हमने लिया सी, एक बार रेफरेंस फ्रेम हमने लिया बी, और किसकी मोशन को डिटेक्ट किया? ए के मोशन को। तो अलग अलग रिजल्ट्स आए, ठीक है ना? लेकिन चार्ज की अगर बात करें कि अगर ये मान लीजिए 3 कूलाम चार्ज इस बॉडी पर है, तो सी वाले ऑब्जेक्ट को भी 3 कूलाम ही चार्ज दिखेगा, और बी वाले ऑब्जेक्ट को भी इस पर चार्ज 3 कूलाम ही दिखेगा, क्योंकि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। हम किस रेफरेंस से होकर उस चार्ज को देख रहे हैं, इसका चार्ज पर फर्क नहीं पड़ता। चार्ज की वैल्यू रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती। ये एक तरह से वही बात है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। यहां पर दूसरे तरीके से बोल दिया गया इसी बात को, क्योंकि वेलोसिटी चाहे खुद ऑब्जेक्ट की हो चाहे रेफरेंस फ्रेम की हो, चार्ज दोनों पर ही डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना? तो यहां पर हमारा जो थर्ड पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, वो भी फिनिश होता है। अब चार्ज में हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ना है डिटेल से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ना है, ठीक है, और एक पढ़ना है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें यह बताता है कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, तो कितनी क्वांटिटी में है, किस नेचर का है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सब बताता है। और इन तीनों टॉपिक से पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है कि चार्ज प्रोड्यूस होता कैसे है, ठीक है ना? किस तरह से चार्ज बनता है, क्या क्या मेथड है चार्जिंग के, किसी बॉडी को चार्ज कराने के मेथड क्या क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को में जितना भी आपको पढ़ाया उसको जरूर जरूर रिवाइज करना बेटा, क्योंकि देखो बेटा कितना भी बढ़िया समझ में आ जाए लेकिन बिना रिवीजन के चीज हमारे परमानेंटली अंदर स्थायी रूप से नहीं रहती। इसलिए प्लीज पढ़ाई को सीरियसली लें और चीज को रिपीट रिवाइज करते रहें। थैंक यू वेरी मच बेटा।